डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में साइंस का जो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, उसमें पिछले क्लास में हमने होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसको सोल्यूशन कहा जाता है या ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है। तो पिछले क्लास में हमने होमोजीनियस मिक्सचर को पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि अगले वीडियो क्लास में अगला जो हम लोग क्लास होगा उसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है और कोलिडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग वन बाय वन इसमें से कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। देखो, किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज घुलाया जाता है, किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सके। कोई भी सॉल्वेंट किसी फिक्स टेम्परेचर पे और किसी फिक्स अमाउंट में, मान लो तुमने 100 ग्राम पानी लिया है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 100 ग्राम पानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसमें मैक्सिमम कितना नमक आप घोल सकते हैं, यह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अगर तुमने 100 ग्राम पानी लिया है तो 100 ग्राम ही पानी होना चाहिए, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को तुम डिसॉल्व कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ना तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ने लगती है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर पे 100 ग्राम आपने पानी लिया है और उसमें कुछ आपने नमक घोल दिया, ठीक है, अगर उस टेम्परेचर को बढ़ा करके 35 से 40 कर दिया या जो भी टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया ना, तो वो जो नमक आपने घोला था उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब आप उसको और ज्यादा घोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद एक टर्म आता है कि व्हाट इज सैचुरेटेड और व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। उस सॉल्वेंट में आपने कुछ डिसॉल्व करना शुरू किया, चीनी डिसॉल्व करना शुरू किया या नमक उसमें घुलाना आपने शुरू किया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें आपने नमक घुलाया, एक मैक्सिमम ऐसी वैल्यू आएगी कि उसमें अब नमक नहीं घुल सकता है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट का अगर आपने उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी तक पहुंचा दिया, उसमें मैक्सिमम नमक या चीनी को आपने घोल दिया, उसके बाद अब उसमें नहीं घुल सकता है, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन बात पहले समझ लीजिए। और अगर आपने उससे कम घोला है तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। और अगर आपने उससे भी ज्यादा उसमें डाल दिया तो देखो वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये जो चीज आपके पास पड़ा हुआ है ये तीनों जरा देखिएगा। अनसैचुरेटेड मतलब जितना घुल सकता था आपने उससे कम घोला है। सैचुरेटेड मतलब आपने जितना घुल सकता है उतना आपने घोल दिया है। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब आप जितना घुल सकता था उससे भी ज्यादा उसमें डाले हैं, लेकिन क्या वो घुलेगा? नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है समझिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अब उसमें और ज्यादा नहीं घोला जा सकता है। सॉल्यूशन विथ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व अंटिल इट इज अनेबल टू डिसॉल्व एनी मोर। अब उसमें उससे ज्यादा सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता है, वह कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उसमें अभी घोला जा सकता है, मतलब इट कैन डिसॉल्व सॉल्यूट, देन दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर वो सैचुरेटेड है उसके बावजूद भी आपने उसमें डाल दिया सॉल्यूट वो, तो वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन क्या वो उसमें घुलेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुलेगा क्या? नहीं, वो नीचे प्रेसिपिटेट होकर के या नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है।
समझ में आ रही बात? तो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आई होप ये बात क्लियर होगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने 100 ml ऑफ H2O लिया है, पानी लिया है कितना, 100 ml। अब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अब उस 100 ml वाटर में मान के चलिए कि 36 ग्राम ऑफ NaCl उसमें डिजोल्व हो सकता है। कितना? 36 ग्राम। मतलब उस 100 ml ऑफ वाटर में आप 36 ग्राम ऑफ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट को डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 36 ग्राम को डिजोल्व करेंगे तो क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड। लेकिन अगर आप 30 ग्राम को डिजोल्व करेंगे तो क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड। लेकिन अगर आप 40 ग्राम को डिजोल्व करने जाएंगे तो क्या कहलाएगा? सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, लेकिन आपने तो बोला कि सर 36 ग्राम तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, बाकी का जो 4 ग्राम होगा, अगर आप 40 ग्राम लेते हैं तो बाकी का जो 4 ग्राम होगा वो क्या होगा? वो नीचे प्रेसिपिटेट बनकर के नीचे जम जाएगा, मतलब नीचे वो सेटल डाउन हो जाएगा और वो सुपर सेचुरेटेड कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, समझ में? आई होप ये बात तो क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, ये एग्जांपल से आप देख करके जरूर समझ लीजिएगा कि 100 ml ऑफ वाटर कैन डिजोल्व 36 ग्राम। तो अगर आप 30 ग्राम घोलते हैं तो अनसेचुरेटेड, 36 घोलते हैं तो सेचुरेटेड, और अगर आप 40 ग्राम डिजोल्व करने जाएंगे तो सुपर सेचुरेटेड। लेकिन उस 40 ग्राम में से जो 36 है वो तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो 4 ग्राम होगा वो क्या होगा? नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। ये तीनों आई होप ये बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब जरा देखिए सोल्युबिलिटी को कैसे देखेंगे। देखो, अगर कोई अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इट कैन डिजोल्व सॉल्यूट फर्दर, उसमें और ज्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व किया जा सकता है। अगर सेचुरेटेड है तो उसमें अब नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सुपर सेचुरेटेड में चले गए हैं, इसका मतलब कि आपने घोल तो दिया है और बाकी जो आप डालेंगे वो अब नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड, फिर सेचुरेटेड, फिर सुपर सेचुरेटेड अगर देखेंगे तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगा? अनसेचुरेटेड में। उसके बाद किसमें होगा? सेचुरेटेड में। और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगा? सुपर सेचुरेटेड में। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड के हिसाब से, कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को रखा गया है। आई होप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब मान लीजिए आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने वाटर लिया है और उसमें आपने शुगर को डिजोल्व करके सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। सेचुरेटेड मतलब अब उसमें और ज्यादा शुगर नहीं डिजोल्व हो सकता है। टेम्परेचर कितना था? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम उसको 50 से घटा करके 45 कर दे तो क्या होगा? 50 से 45 करेंगे तो क्या होगा भाई? 45 पे तो जो सॉल्यूट था ना उतना तो नहीं घोल सकता था। तो जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना आपने चीनी घोला था, अगर उसको 45 करेंगे ना तो बाकी चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका जो सेचुरेशन लेवल है वो घटेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घोलने की क्षमता, सोल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर आपने 50 पर रखा होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी तो उस टाइम पे ज्यादा होगी, ज्यादा चीनी को घुलाया होगा। लेकिन 50 से कम करोगे तो क्या हो जाएगा? सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो चीनी जो ज्यादा घुला होगा वो चीनी अब बाहर प्रेसिपिटेट बन करके, मतलब उसी में नीचे क्या होने लग जाएगा? बैठने लग जाएगा। इसको जरा एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपने इस ग्लास में चीनी को घोला था, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 50 से आपने टेम्परेचर घटाकर क्या कर दिया? 45। तो नीचे चीनी क्या हो जाएगा? शुगर जो होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप 50 से 55 करते तो क्या होता? और ज्यादा शुगर वो डिजोल्व कर सकता था। समझ में आ रही बात कि नहीं? 50 से 45 करोगे सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, शुगर नीचे बैठ जाएगा। 50 से 55 करोगे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और ज्यादा शुगर को डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो सोल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटती है और बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पर सोल्युबिलिटी घटती है। ठीक है, सोल्युबिलिटी का मतलब कितना सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है वो उसकी सोल्युबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं खूब गर्म कर दोगे भाई, 100 डिग्री से ऊपर कर दोगे तो सारा वाटर जो होगा वो वेपर बन के निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, एक रेंज में ही इस चीज को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी बातें क्लियर है। अब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन मतलब किस टाइप का मिक्सचर होगा ये? होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। तो व्हाट इज सस्पेंशन? जरा समझिए। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, उसमें डिजोल्व नहीं होते हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड, उसमें सस्पेंडेड होते हैं, दिखते हैं थ्रू आउट द मीडियम। उसमें अगर आप डाले हो ना तो वो आपको पार्टिकल्स जो उसमें सोल्यूट हैं वो दिखेंगे। ठीक है, आप उसको अपनी नंगी आंखों से, आपको अपने आंख से उसमें दिखेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे मान लो आपने जो चौक होता है चौक, उस चौक का पाउडर बना करके और पानी में डिजोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो जब वाटर में आप चौक पाउडर को डिजोल्व करोगे तो आप देखोगे तो दिखेगा ना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये जो सोल्यूशन इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, ठीक है। अब अगर आप एक फिल्टर पेपर से उस जो आपने मिक्सचर तैयार किया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको अगर आप फिल्टर पेपर से फिल्टरेशन करोगे, छानोगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, कुछ पार्टिकल्स ऊपर छन जाएंगी, ठीक है। आई होप देख रहे हैं ना आप, तो छन जाएंगी। ये जो होता है वो सस्पेंशन कहलाता है। सस्पेंशन में का मतलब ये है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल से क्लियर है। अब देखिए इसे कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो हमको दिखाई देते हैं। अगर सस्पेंशन में बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो उसमें से लाइट जो होता है वो स्कैटर होता है। इस बात को देखिए, हम आगे इस चीज को फर्दर डिस्कस करेंगे, तो आप अभी समझ लीजिएगा। अगर सस्पेंशन मतलब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको कुछ देर तक आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझिए, मैं जो बात बोल रहा हूं उस चीज को समझिए। कभी आप जो हैंडपंप होता है, हैंडपंप, उससे पानी निकालते हो, नया नया जब हैंडपंप को लगाया जाता है तो उसमें से जो पानी निकलता है वो जरा सा मटमैला टाइप का होता है, मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल और सैंड पार्टिकल उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। आप उसको कुछ देर के लिए, रात भर के लिए छोड़ देते हो तो सारे डस्ट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में जो पानी निकला था वो क्या था, सस्पेंशन कहलाएगा, और रात भर छोड़ने के बाद वो सारे पार्टिकल क्या हो गए, लगभग नीचे सेटल डाउन हो गए, ठीक है। तो ये चीज होता है सस्पेंशन। अगर आप उसका फिल्टरेशन करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। ये होता है सस्पेंशन। अब देखिए इसके बाद व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल भी एक तरीके का हेट्रोजीनियस सोल्यूशन ही है, ठीक है, हेट्रोजीनियस जैसे। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि जो उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, मतलब उसमें जो आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन है कैसे, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है। तो जो कोलाइडल्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन वाले पार्टिकल से भी ज्यादा छोटे होते हैं, जिस वजह से वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर मिल्क को, दूध को पानी डालो, ठीक है, दूध में पानी डाल दीजिए या पानी में दूध डाल दीजिए, जो भी आप करो, तो उसमें जो मिक्सचर तैयार हो रहा है वो कोलाइडल सोल्यूशन कहलाता है। क्या उसमें आपको जो मिल्क के पार्टिकल्स वो दिखाई पड़ते हैं क्या, नहीं, ठीक है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन क्या आप उसको फिल्टर करके अलग अलग कर सकते हो, वो भी नहीं होगा। क्या आप उसको रात भर छोड़ दोगे तो सेटल डाउन हो जाएगा, नहीं, वो भी नहीं होगा। लेकिन क्या वो होमोजीनियस है, नहीं, वो हेट्रोजीनियस है। क्यों, ठीक है, अब इस चीज को भी समझते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जरा समझिए, अगर मिल्क और पानी को आपस में आपने डिसॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, या वो कोलाइडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसमें अगर आप टॉर्च जलाएंगे ना, उस मिल्क और वाटर के मिक्सचर में जब आप टॉर्च जलाएंगे तो उसमें टॉर्च की लाइन आपको दिखाई देगी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, उसमें दिखाई देगी, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसको अगर आप फिल्टर करने जाओगे तो आप मिल्क और वाटर को फिल्टर करके, छान करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं बचेगा। इसका प्रॉपर्टी जरा पढ़ लेते हैं। ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका जो पार्टिकल, जो उसमें पार्टिकल डिसॉल्व रहता है वो बहुत छोटा होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, मतलब जो सस्पेंशन वाला है, उससे भी छोटा पार्टिकल इसमें रहता है। इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि अगर लाइट जाए तो लाइट को ये सब स्कैटर कर सकते हैं, उसको लाइट के रास्ते को डेविएट कर सकते हैं। मतलब लाइट अगर उससे गुजारोगे ना तो वो लाइट उसमें चमकने लगता है, दिखने लगता है। रात भर अगर छोड़ देते हैं या इसको अगर कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ दें तो वो नीचे उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। कोलाइडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इस चीज को समझिएगा। देखो, कोलाइडल के में जो दो कंपोनेंट होते हैं, किसी भी जब आप मिक्सचर तैयार करते हो, सॉल्यूशन तैयार करते हो, उसमें दो होता है, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। लेकिन कोलाइडल में एक को कहते हैं डिस्पर्स फेज, दूसरे को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, जरा देखिए। डिस्पर्स फेज का मतलब जो काम सॉल्यूट का होता है ना, मतलब जो नमक या चीनी का होता है पानी में घोलने टाइम, वही इस चीज में क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है भाई, जैसे उसमें वाटर था उस टाइप से इसमें उस चीज को क्या कहेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम, किसमें वो चीज डिसॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है।
अगर आप सुबह सुबह क्लाउड या फॉग जो होता है उसको अगर आप देख रहे हैं तो उस फॉग का मतलब समझिएगा, उसमें कौन डिसॉल्व है? लिक्विड मतलब भाई वाटर डिसॉल्व है। कहां पे? गैस में, एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व है। ठीक है। अगर आप स्मोक की बात करें, फैक्ट्री या गाड़ी वगैरह से जो निकलने वाला धुआं है, वह धुआं तो सॉलिड पार्टिकल है ना, और वो सॉलिड पार्टिकल किस में सस्पेंडेड है? गैस में। तो इसमें डिस्पर्स फेज कैसा है? सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम कैसा है? गैस। और दोनों के मिलने से क्या बना? स्मोक। ठीक है। जो ऑटोमोबाइल से या फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लगाए हैं। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, आप इस चीज को जरा देख लीजिएगा। ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है समझिए। जो सस्पेंडेड पार्टिकल और उससे लाइट को गुजारने पे जो स्कैटरिंग होता था, उस चीज को जरा समझते हैं। हमारे पास 3 टाइप का सोल्यूशन है, एक मतलब होमोजीनियस वाला और 2 हेट्रोजीनियस वाला। होमोजीनियस वाला जो सोल्यूशन था उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। हेट्रोजीनियस में 2 टाइप का होता है, कौन कौन? एक कोलाइडल और दूसरा सस्पेंशन। अगर तीनों को एक साथ रख दिया जाए, मतलब एक होमोजीनियस सोल्यूशन और 2 हेट्रोजीनियस सोल्यूशन वाले को एक साथ रख करके, और अगर आप टॉर्च जलाएंगे, फ्लैश लाइट जलाएंगे, तो वो देखो वो जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है वो ट्रू सोल्यूशन मतलब जो होमोजीनियस सोल्यूशन था उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। वही अगर आप कोलाइडल में जाएंगे तो हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप सस्पेंशन में जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। यही चीज टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट को अगर आप सामान्य रूप से समझना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके रूम के अंदर जो कहीं जो जिसको वेंटिलेशन कहा जाता है, उधर से जो सन की रे ऑफ लाइट आती है, सनलाइट अर्ली मॉर्निंग वगैरह में, उसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वही चीज टिंडल इफेक्ट है। ठीक है। आप इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। आई होप अभी तक की जो टिंडल इफेक्ट का मतलब है वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपके पास 3 डिफरेंट सॉल्यूशन रखे गए हैं और वहां पर एक लेजर लाइट को जलाया जाता है। देखो पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला, उसमें आपको जरा भी लाइट चमकती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। दूसरे में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट आपको दिखाई पड़ रहा है और थर्ड वाले में ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपको स्कैटर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्कैटरिंग का मतलब होता है इधर उधर छितराना, डेविएट होना। ठीक है। तो यही चीज कहलाएगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमारे पास हमने 3 टाइप की चीजों को पढ़ लिया, एक होमोजीनियस सोल्यूशन, दूसरा हेट्रोजीनियस। मिक्सचर का 3, होमोजीनियस वाला जो होता है उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। हेट्रोजीनियस वाले में कोलाइडल था, दूसरा सस्पेंशन था। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपके सामने लगा हुआ है। आप 1 बाय 1 इनको जरा पढ़ लें। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर पूछें। जैसे देखो 1 नैनोमीटर, अगर आप ट्रू सोल्यूशन की बात करिएगा तो ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन मतलब होमोजीनियस सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। अगर कोलाइडल की बात करें तो वो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। और अगर आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात करें, सस्पेंडेड सोल्यूशन की बात करें, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। ठीक है। ये सारे जो आपके पास डिफरेंसेस करके मैंने लगाया है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। मतलब कैसे हम मिक्सचर से उसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं, तो सॉल्वेंट में से सोल्यूट को कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कुछ मेथड्स होते हैं कैसे वी कैन सेपरेट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। तब तक आप इन सारे बातों को देखिए। कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप इस चीज को पढ़ें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है आप हमसे जरूर पूछें। और आप अपने बुक से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उसको सॉल्व करिए। नहीं हो रहा है तो आप हमको जरूर मैसेज करके पूछिए। थैंक यू सो मच।